हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का अगला भाग, जिसका नाम है मुझे मौत चाहिए और जिसके लेखक हैं अनुपम सिन्हा जी। राजनगर अपने आप में एक अनोखा महानगर है। इसके एक तरफ तो लहरों से लहराता समुद्र है, तो दूसरी तरफ चिलचिलाती धूप से दहकता रेगिस्तान। इस रेगिस्तान के ऊपर जब सूरज चमकता है तो दूर दूर तक कोई भी जीव जंतु दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि इस धूप को तो पत्थर भी सह नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी इस कड़कती धूप में एक बूढ़ा आदमी तपती हुई रेत पर पैरों के निशान छोड़ता हुआ राजनगर की तरफ बढ़ रहा था। और राजनगर में एसएसपी साहब शहर में घट रही आतंकवादी घटनाओं से चिंतित थे। हम जानते हैं ध्रुव की ये वारदातें कौन कर रहा है, लेकिन हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये खतरनाक हत्यारे इस शहर में कहाँ छिपे हुए हैं यह हम नहीं जानते हैं, और ये इतनी शीघ्रता से आतंकवादी हरकतें करके भागते हैं कि उनका पीछा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसका पता लगाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं सर। जल्द ही वे आतंकवादी आपकी गिरफ्त में होंगे। और लगभग इसी वक्त शहर के एक व्यस्त बाजार से गुजरती एक वैन जरा धीमी हुई और उसमें से एक शक्तिशाली हथगोला उछलकर सड़क पर आ गिरा। यह तो बम है, भागो। यह जरूर उन आतंकवादियों का ही काम है। हे ईश्वर, अब तू ही रक्षा करना। सभी अपनी जान बचाने के लिए बम से दूर भागे। पूरे बाजार में भगदड़ मच गई, लेकिन भीड़ होने के कारण भागने का रास्ता भी नहीं था। ऐसे में एक बूढ़ा आदमी, जिसके कपड़ों से रेत जैसे चू रही थी, बम की तरफ बढ़ा और उसने बम को उठा लिया। अरे पागल हो गए हो क्या? यह बम फटने वाला है, तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। मेरे चिथड़े उड़ जाएंगे? काश इसकी बात सच होती। लेकिन मैं इस बम को ऐसे फटने नहीं दूंगा, वरना कई जानें चली जाएंगी, और मैं यह नहीं चाहता कि मेरे अलावा और कोई भी मरे। वह बूढ़ा बम को उठाकर भीड़ से दूर दौड़ा और हथगोले को अपने शरीर के नीचे दबाकर लेट गया। अगले ही क्षण बम फट गया, लेकिन शरीर के नीचे दबा होने के कारण धमाके का असर दूर तक नहीं हुआ। यह तो बेहोश हो गया है। हाँ, लेकिन आश्चर्य है, इसके शरीर पर तो कोई खरोच तक नहीं आई है। फिर भी इसको अस्पताल तो पहुंचाना ही होगा। इसने अपनी जान देकर हमारी जानें बचाई हैं। आतंकवादी भी यह दृश्य देख रहे थे। देखा जग्गा, हमारे कम से कम 50,000 रुपये पानी में चले गए। हाँ यार, हमको इस बम से मरने वाले हर आदमी पर 5,000 रुपये मिलते, और कम से कम 10 तो मरते ही मरते। लेकिन इस कमीने बढ़ऊ ने हमारी स्कीम चौपट कर दी। सबसे पहले इसी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। लेकिन भीड़ तो उसे अस्पताल ले जा रही है। उस एम्बुलेंस के पीछे चलो। इस घटना की सूचना ध्रुव तक भी पहुंच गई थी, और वह उस बूढ़े से मिलने अस्पताल तक आ पहुंचा। उसका शरीर ऊपर से तो बिल्कुल ठीक है ध्रुव, लेकिन उसको अंदरूनी चोट कितनी आई है यह तो उसके होश में आने पर ही पता चलेगा। और उस भीड़ में वही एक ऐसा आदमी था जो भयभीत नहीं था। उसने जरूर उन आतंकवादियों को देखा होगा। मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। आई एम सॉरी। वैसे भी अभी वह होश में नहीं है। हम उस पर पूरी वॉच रखे हुए हैं ध्रुव। उसके होश में आ जाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि वह बचेगा या नहीं। वैसे मुझे उम्मीद कम है। सुना हीरा, अभी हम इसके अपने आप मरने का इंतजार करते हैं। कम से कम 5,000 तो मिलेंगे ना? एक आश्चर्य की बात है ध्रुव, बम के धमाके से उस बूढ़े की खाल इतनी सख्त हो गई है कि जब हम उसे इंजेक्शन लगाने लगे तो सुई ही टूट गई। लेकिन ऐसा कैसे हुआ यह तो शायद कोई वैज्ञानिक भी नहीं बता पाएगा। लेकिन ऊपर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती उस बूढ़े को धीरे धीरे होश आ रहा था, और जैसे ही सुबह की सफ़ेदी आसमान पर छानी शुरू हुई, वह बिस्तर से उठकर बैठ गया। उसने कपड़े सामने ही टंगे थे। उसने कोट के अस्तर से अंदर से कुछ निकाला, फिर वह चुपचाप बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था। वह सधे हुए कदमों से रिसेप्शन पर पहुंचा। उसने सोती हुई रिसेप्शनिस्ट के खुले हाथों में कुछ रखा और बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ गया। यह क्या? यह तो वही बूढ़ा है। अरे हीरा उठ, क्या आवत आ गई है बे? उधर देख, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, यह तो वही बूढ़ा है जग्गा। लेकिन यह रातों रात कैसे ठीक हो गया? यानी हमारे 5,000 भी गए? अरे नहीं, इसको उतनी चोट नहीं लगी होगी जितनी हम समझ रहे थे, पर इसको अपने मामले में टांग अड़ाने के लिए सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। आओ चलते हैं। और उसके कुछ मिनट बाद ही ध्रुव भी अस्पताल आ पहुंचा। डॉक्टर साहब, वह बूढ़े मरीज के क्या हाल है? आओ देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वह बेहोश ही था। अरे यह रिसेप्शनिस्ट तो सो रही है, और इसके हाथ में यह सोने का सिक्का और चिट कैसी रखी है? इस पर तो लिखा है रूम नंबर 107 का
पेमेंट। यह तो उसी बूढ़े के कमरे का नंबर है। आखिर यह चक्कर क्या है? डॉक्टर 107 का पेशेंट अपने कमरे में नहीं है, असंभव। वह मरीज चलना तो दूर, हिलने की भी हालत में नहीं था। एक असंभव चीज़ और देखिए, यह खरे सोने का सिक्का लगभग 300 साल पुराना है और वह मरीज ऐसे दुर्लभ सिक्के से अपना बिल अदा कर रहा है। लगता है कोई उसका अपहरण करके ले गया है। अगर ऐसा है तो वे लोग अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं अभी उनको पकड़ता हूँ। उधर दोनों आतंकवादी अपने शिकार को घेर चुके थे। क्या चाहते हो तुम लोग? ओह, तुम दोनों तो वही हो जिन्होंने भीड़ पर बम फेंका था। बड़ी तेज नगर है बूढ़े की जग्गा। लगता है तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो, है ना? दिमाग भी तेज है बूढ़े का जग्गा, तो कोशिश करो मुझे मारने की। हीरा का चेहरा एकदम से कठोर हो गया। मरना तो पड़ेगा ही बुढ़ऊ। विदेशी सरकार हमें फ्री के पैसे नहीं देती है। और इस बार जग्गा के चेहरे पर आश्चर्य तथा भय के भाव थे, क्योंकि चाकू का स्टील का मजबूत फल बुरी तरह से मुड़ गया था। और ठीक उसी वक्त ध्रुव भी वहां पर पहुंच गया। यह तो वही वृद्ध लगता है और इसके साथ 2 आदमी भी खड़े हैं, लेकिन ये दोनों उस पर हमला क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि ये जरूर वे ही आतंकवादी हैं और ये उस बूढ़े को जान से मारना चाहते हैं। जग्गा, ध्रुव आ रहा है। पलक झपकते ही एक आतंकवादी ने अपना साल उतार फेंका। घबरा मत हीरा, आज इसकी मौत इसको यहाँ तक खींच लाई है। और उसकी उंगली सोल के अंदर छिपी स्टेन गन की ट्रिगर पर दब गई। ऑटोमेटिक स्टेन गन पर गोलियों की बौछार ध्रुव की तरफ लपकी, लेकिन वे गोलियां ध्रुव तक नहीं पहुंच पाई। आतंकवादियों को दूसरा मौका नहीं मिला। किस्मत ने आज ध्रुव को यह सुनहरा मौका दिया था और आतंकवादियों को भागने का अवसर देकर वह यह मौका गंवाना नहीं चाहता था। लेकिन इस पूरे समय में किसी का भी ध्यान उस बूढ़े की तरफ नहीं था। अब तक वे यह सारा माजरा खामोशी से देख रहा था, लेकिन फिर ना जाने क्यों उसने जमीन पर पड़ी स्टेन गन को उठाकर ध्रुव की तरफ तान दिया। और इस बार चूंकि ध्रुव का ध्यान दूसरी तरफ था, इसलिए वह गोलियों से बच नहीं पाया। एक गोली ध्रुव की बाह से रगड़ खाती हुई निकली और वह चीख कर नीचे गिर पड़ा। आओ भागो! आतंकवादी खुद आश्चर्यचकित थे। आज उनके शिकार ने ही उनको बचाया था। लेकिन सवाल का जवाब का वक्त नहीं था। वे वैन में बैठकर भागे। अब मैं इनको भागने से नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन इस बूढ़े ने मुझ पर हमला क्यों किया? मैं तो इसी को बचा रहा था और यह चाकू टेढ़ा कैसे हो गया? और फिर अस्पताल में तुम्हारे सवालों का तो और छोर ही समझ में नहीं आ रहा है ध्रुव। ऐसा आदमी कौन हो सकता है जिस पर बम का भी असर ना हो और जिसके शरीर से लगकर चाकू भी टेढ़ा हो जाए? मुझे तो लगता है कि उस बूढ़े का आतंकवादियों से सीधा संबंध है। यह सारा घटनाक्रम उनकी आपसी लड़ाई का नतीजा था। ध्रुव शांत रहा। वह कुछ सोच रहा था। डॉक्टर साहब, उस बूढ़े के वे कपड़े कहाँ हैं जिनको उसने अस्पताल में लाए जाते समय पहन रखा था? यहीं पर है क्या? तुम समझते हो कि वह इन चिथड़ों को लेने आएगा? ये रहे उसके कमीज और कोट। कमीज और बाकी कपड़े रखने की हालत में नहीं थे। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मेरा काम शायद कोट पैंट से ही हो जाए। और शीघ्र ही ध्रुव ने बूढ़े के कपड़ों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इनकी जेबों में तो कुछ नहीं है सिवाय धूल और रेत के। रेत! इस पैंट के पायचों में भी रेत भरी है, रेगिस्तान की रेत। ध्रुव का दिमाग तेजी से काम करने लगा। पायचों में रेत, यानी ये बूढ़ा रेगिस्तान से पैदल चलकर यहाँ तक आया है। पर इस रेत के रंग में थोड़ी सी लाली है और ऐसी खास रेत तो रेगिस्तान के सिर्फ उत्तरी छोर पर ही मिलती है। और जब ध्रुव अस्पताल से बाहर आया तो उसका इरादा बदल चुका था। आतंकवादियों को तो मैं पकड़ ही लूँगा। इस वक्त मुझे आतंकवादियों से ज़्यादा दिलचस्पी उस बूढ़े में है। लेकिन दूसरी तरफ आतंकवादियों के गुप्त अड्डे पर तो ये माजरा है। लेकिन तुमने हमारे आदमियों की मदद क्यों की? इन्होंने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी ना? हाँ, लेकिन तुम्हारे आदमियों की मदद इसलिए की क्योंकि इन लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। दरअसल मुझे मौत चाहिए। मौत चाहिए? तो इसमें मुश्किल क्या है? जाकर रेल की पटरी पर लेट जाओ, पहाड़ से छलांग लगा दो, कनपट्टी पर गोली मार लो। ये सब मैं कर चुका हूँ। ये सब तुम कर चुके हो और फिर भी जिंदा हो। सठिया गए हो क्या बुढ़ऊ? अगर मैं सच बोलूँगा तो तुम सठिया जाओगे। और चाकू तो तुमने मुझे मारा था, वही चाकू जिसका फल टेढ़ा हो गया था। हाँ, लेकिन वह कैसे? यह सोचकर तुम अपने दिमाग को कष्ट मत दो सुप्रीमो। यह बूढ़ा तो कुछ कह रहा है, वह सुनने में असंभव तो जरूर लगता है, लेकिन हमारे पास इसकी कहानी की सच्चाई के प्रमाण हैं। तब तो हम इसका इस्तेमाल अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटाने के लिए करेंगे। हमको आप पर यकीन है बुजुर्गवर, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम आपकी इच्छा पूरी कर सकें। आपकी मृत्यु का रास्ता केवल एक ही व्यक्ति निकाल सकता है और वह व्यक्ति है सुपर कमांडो ध्रुव। यह कौन है? वही लड़का
जिस पर आपने स्टेन गन से गोलियां चलाई थी, लेकिन इसके लिए आपको उसे जान से मारने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी ताकि वह भी आपको ख़त्म करने के लिए कोई कसर ना छोड़े। वह इस वक्त कहाँ है, इसका पता मेरे आदमी आपको बता देंगे। इसी समय ध्रुव रेगिस्तान के उत्तर की तरफ बढ़ रहा था। यही 1 किलोमीटर का इलाका लाल रेत वाला है। वह रहस्यमय बूढ़ा जरूर यहीं कहीं से आया होगा, लेकिन कहाँ से? यहाँ पर तो दूर दूर तक केवल रेत है। नहीं, वह रहा रेगिस्तान के अंत में एक महल नुमा मकान। वह बूढ़ा जरूर यहीं से आया होगा। कुछ देर बाद ही ध्रुव उस प्रभावशाली इमारत के प्रांगण में खड़ा था। यह इमारत तो मुगल काल की लगती है, पर इसमें जरूर कोई अब भी रहता है, वरना यह महल अब तक खंडर में तब्दील हो गया होता। इस पत्थर पर उर्दू में किसी का नाम भी लिखा है, लेकिन इसके शुरुआत के अक्षर मिट गए हैं। सिर्फ रू पढ़ने में आ रहा है। इसमें रहने वाले का नाम जरूर मजरू या ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन मैं तो उसको रू ही कहूँगा। इतने पुराने मकान में तो कोई रू ही रहती होगी। खैर, यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ से कोई जानकारी मिलनी है तो वह इस इमारत के अंदर से ही मिलेगी। ध्रुव ने इमारत के अंदर कदम रखा और वह आश्चर्यचकित रह गया। वाह, क्या आलीशान महल है! यह जरूर उसी बूढ़े रू का महल है। दीवारों पर टंगी उसके पूर्वजों की तस्वीरों की शक्लें भी बूढ़े से काफ़ी मिलती जुलती रही है। यानी मैं सही स्थान पर पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। उफ! तभी अंदर से उड़ता हुआ एक विशालकाय चमगादड़ ध्रुव से आ टकराया और ध्रुव उससे बचने की कोशिश में एक तस्वीर से जा टकराया। यह चमगादड़ था या चील? अरे वाह, यह चित्र तो उस बूढ़े के मुगल काल के किसी पूर्वज का लगता है। इसकी शक्ल भी बिल्कुल रू जैसी है, यहाँ तक कि इसकी दाढ़ी पर भी वैसे ही तिल है जैसे रू की ठोड़ी पर था। और यह दूसरा चित्र इस पूर्वज के शायद अगले वंश का है। तब तक शायद अंग्रेज भी काफ़ी फैल गए थे, लेकिन इसकी ठोड़ी पर भी वैसा ही तिल है। यानी और तभी ध्रुव के दिमाग में एक आश्चर्यजनक विचार कौंधा। यानी ये सब एक ही आदमी की तस्वीरें हैं। 3 आदमियों की शक्लें तो एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन तीनों के एक ही जगह पर तिल नहीं हो सकता है। आखिर यह चक्कर क्या है? यह तो चक्कर है ध्रुव, जिसमें मैं पिछले 300 सालों से घूम रहा हूँ। तुम सही समझे। ये सारी तस्वीरें मेरे पूर्वजों की नहीं, मेरी ही हैं। ओह, तो मैं धोखा खा गया। मुझे ये तस्वीरें देखने में 250-300 साल पुरानी लगी। ठीक लगी। यह पहली तस्वीर मैंने तब बनवाई थी जब मैं औरंगजेब की बड़ी अदालत का काजी था, यानी मुख्य न्यायाधीश। और औरंगजेब, लेकिन वह तो कई सौ साल पहले, कई सौ नहीं, सिर्फ 300 साल पहले। इतने साल बीत गए हैं कि अब तो मुझको अपना नाम भी याद नहीं है। वैसे मुझको तुम्हारे द्वारा दिया गया रू नाम पसंद आया, लेकिन मुझको इतना याद है कि वह ज़माना फ़कीरों, सूफ़ी और संतों का ज़माना था। ये लोग उस वक्त तादाद में इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि असली और भिखारी में फ़र्क करना भी मुश्किल था। और फिर मैं भी अपने काजी होने के नशे में चूर था। एक रात बादशाह सलामत के महल से दावत खाकर लौटते रात का दूसरा पहर भी बीत गया। मैं थका हुआ भी था। बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई, लेकिन थोड़ी देर में सुबह हो गई और एक फ़कीर मेरी खिड़की के नीचे से गाता हुआ गुजरा। मेरी नींद टूट गई। गुस्से के मारे मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं चिल्लाया, सिपाहियों, इस नामुराद को पकड़कर मेरे सामने लाओ। जो हुक्म काजी सरकार। थोड़ी ही देर में मेरे सिपाही उस फ़कीर को पकड़कर मेरे सामने ले आए। क्यों रे भिखारी, इतनी जोर से क्यों गा रहा था? पता है, तेरे गाने से हमारी नींद टूट गई। तो इसमें क्रोध कैसा बंदे? सुबह का वक्त तो जागने का ही होता है। उसके जवाब ने मेरे गुस्से को और भड़का दिया। जुबान लड़ाता है, बदबख्त, इसकी गर्दन धड़ से जुदा कर दी जाए। पर मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर यह है कि तूने हमारी नींद में खलल डालने की जरूरत की। तू काजी है, इसलिए तू समझता है कि ज़िंदगी और मौत का फैसला तू ही करता है। तू समझता है मौत सबसे बड़ी सज़ा है, लेकिन जा, आज से मैं तुझे ज़िंदगी की सज़ा देता हूँ। जाकर जी, और जब तक जीता रहे, जब तक तुझ में इंसानियत ना जाग जाए। जिस दिन तू सच्चे दिल से किसी पर इंसानियत लुटाएगा, तुझे इस ज़िंदगी के नर्क से छुटकारा मिल जाएगा। सिपाहियों, सुन क्या रहे हो? हमारे हुक्म की तालीम करो। सिपाहियों की तलवारें उठी और उस फ़कीर का सर ज़मीन पर आ गिरा। उस वक्त मैंने फ़कीर के श्राप को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ फ़कीर का श्राप सच साबित होने लगा। मेरे सारे सगे संबंधी और दोस्त एक एक करके चल बसे। मेरा मन भी दुनिया से उचाट हो गया। मैं अपनी मौत की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन मुझे मौत नहीं आई। कुछ साल बाद लोगों को मुझ पर शक होने लगा। तब मैं यह देश छोड़कर ईरान चला गया और
यह अफवाह फैला दी कि मैं वहाँ पर शादी करके एक लड़का होने के बाद मैं मर गया। 50 साल बाद जब मैं वापस आया तो सब ने यही समझा कि मैं अपना ही बेटा हूँ। ऐसा मैं हर 50 साल बाद करने लगा। धीरे धीरे यहाँ की आबादी उजड़ गई, हरियाली खत्म हो गई और यहाँ पर रेगिस्तान बन गया। इस दौरान मैंने मरने की हर संभव कोशिश की, लेकिन पोटासियम साइनाइड जैसा जहर भी मुझ पर बेअसर रहा। अब तो मेरी खाल भी इतनी सख्त हो गई है कि गोलियां तक मुझ पर बेअसर है। और जिस बात से मैं भी आश्चर्यचकित हूँ वह यह है कि वक्त बीतने के साथ साथ मेरी शक्ति कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। श्रीमान रूह, मैं यह नहीं कह रहा कि आप सच नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी बात पर यकीन करना मुश्किल है। और अगर यह सब सच है तो आप बम के धमाके से बेहोश कैसे हो गए थे? इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे खुद नहीं पता। ऐसा मुझको पहले कभी नहीं हुआ। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं मौत चाहता हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि तुम मुझे किसी तरीके से मार डालो। परंतु मैंने तो आज तक किसी को भी जान से नहीं मारा है, लेकिन तुमको मुझे मारना होगा वरना मैं तुमको मार डालूंगा। बूढ़ा सदे हुए कदमों से ध्रुव की तरफ बढ़ा और अगले ही पल यह स्पष्ट हो गया कि बूढ़ा मजाक नहीं कर रहा था। उसने ध्रुव पर एक प्रहार किया। दूसरी तरफ आतंकवादियों के अड्डे पर शाबाशीरा, तुमने जो ट्रांसमीटर बूढ़े पर चिपकाया था वह बहुत सही काम कर रहा है। आह, अब यह गप्पी बूढ़ा हमारा रास्ता जरूर साफ कर देगा। लेकिन ध्रुव को अब बूढ़े की सारी कहानी सच लग रही थी। ओह, ये इसके हाथ है या ठोस लोहे के हथौड़े। लगता है यह वास्तव में मेरी जान लेने पर उतारू है। इसने सचमुच आश्चर्यजनक ताकत है। मैं ताकत में इससे नहीं जीत सकता। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं इसकी ताकत का इस्तेमाल इसी के खिलाफ करूं और फिर यहाँ से भागने का रास्ता देखूं। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव दरवाजे से बाहर निकल पाता, एक भारी मेज ने उसका रास्ता रोक लिया। अब ध्रुव के पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बूढ़ा फिर तेजी से ध्रुव की तरफ बढ़ रहा था। पहला वार ध्रुव ने ही किया। ओह, इसके पत्थर जैसे शरीर पर तो मेरा हाथ भी टूट गया, लेकिन बूढ़े पर कुछ असर नहीं हुआ। उसका अगला वार ध्रुव की गोली लगी बाह पर पड़ा और ध्रुव कर्राह उठा। पट्टी खून से तर हो गई। जल्दी मुझे खत्म करने का रास्ता सोचो ध्रुव, वरना मैं तुमको खत्म कर दूंगा। बूढ़े ने ध्रुव की कमजोरी को भांप लिया था। उसका अगला गुस्सा भी ध्रुव के घाव पर पड़ा और इस बार पट्टी के साथ साथ ध्रुव की बाह भी खून के रंग से लाल होने लगी। ज्यादा खून निकल जाने से ध्रुव पर बेहोशी छाने लगी और वह लहरा कर फर्श पर आ गिरा। यह क्या? यह तो बेहोश हो गया। मैं इस वक्त इसको कितने आराम से मार सकता हूँ, लेकिन नहीं। उन डाकुओं ने कहा था कि सिर्फ यही वह लड़का है जो मेरे मरने का रास्ता ढूंढ सकता है। इसलिए अब मैं इसको मारने की बजाय वह काम करूंगा जिससे यह मुझको खत्म करने का रास्ता सोचने के लिए मजबूर हो जाए। बूढ़ा पलटा और तेजी से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर बाद वह बूढ़ा शहर की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि इस बार उसका निशाना ध्रुव नहीं, ध्रुव का शहर था। आतंकवादियों को यह योजना पसंद भी आई और नहीं भी। इस बूढ़े ने यह क्या किया? हमारे खास दुश्मन को जिंदा ही छोड़ दिया। लेकिन सुप्रीमो, अब तो वह वही काम करने जा रहा है जो हमें हमेशा से ही करना चाहते थे, यानी इस शहर की तबाही। तुम कहते तो ठीक हो डिप्टी, लेकिन मैं यह सोच रहा हूँ कि बेचारा ध्रुव तो रेगिस्तान के बीच में ही बेहोश पड़ा है। तो क्यों ना हम उस बूढ़े के अधूरे छोड़े काम को पूरा कर दें। गुड आइडिया बॉस। हीरा जग्गा, तुम समझ गए ना कि तुम लोगों को क्या करना है? समझ गए डिप्टी। हमको रेगिस्तान के महल में जाकर वहाँ बेहोश पड़े ध्रुव को ख़त्म करना है। बस सुप्रीमो, हम यूँ गए और यूँ आए। और दूसरी तरफ बूढ़ा रू शहर के व्यस्त इलाके में पहुंच चुका था। तबाही शुरू करने के लिए यह खूबसूरत जगह सबसे उपयुक्त है। उसने 25 फुट ऊंचे बिजली के मजबूत खंभे पर एक जोरदार ठोकर मारी और बिजली का खंभा टीन की पतली चादर की तरह बीच से मुड़कर सड़क पर आ झुका और सड़क पर आती सिटी बस पूरी गति से उस खंभे से जा टकराई। रू ने शहर के विनाश का सिलसिला शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ रेगिस्तान के महल में ध्रुव को जब होश आया तब तक ना जाने कितना समय गुजर गया था। तो उस बूढ़े ने मुझे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन वह गया कहाँ? यहाँ तो वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। खैर जाने दो, उसको तो मैं ढूंढ ही लूँगा। इस वक्त तो मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खून ज़्यादा निकल जाने से मुझे कमजोरी लग रही है। ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा ही था, तभी उसके और मोटरसाइकिल के बीच एक खंजर आ घुसा। तुम दोनों यहाँ पर? हा, इतनी कमजोरी में तो डॉक्टर भी बेड रेस्ट बताते हैं प्यारे। हम बड़े डॉक्टर हैं, इसलिए हम तुमको पूरा रेस्ट कराएंगे। बिना किसी पूर्व चेतावनी के स्टेन गन के नाल गोलियां उगलने लगी और ध्रुव की सारी कमजोरी पल भर में गायब हो गई। वह एक तरफ उछला और उसका हाथ खंजर पर जा पड़ा। वाह, मुझे फिल्मी स्टाइल से रोकने के चक्कर में इन्होंने खुद ही मुझे एक हथियार दे दिया है। स्टेन गन दोबारा चलने के लिए पल भर की
खामोशी हुई, लेकिन स्टेन गन दोबारा नहीं चल पाई क्योंकि उसी पल ध्रुव का हाथ घूमा और आतंकवादियों के हाथ से स्टेन गन छूटकर नीचे जमीन पर आ गिरी। ध्रुव के लिए इतना मौका बहुत था। वह अपनी मोटरसाइकिल की तरफ लपका। इस समय मैं सिर्फ अपनी ताकत के बूते पर इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मुझको अपनी स्पेशल मोटरसाइकिल का सहारा लेना ही पड़ेगा। ध्रुव ने अपनी मोटरसाइकिल की स्पेशल हेडलाइट जलाई और रेगिस्तान की धरती पर एक दूसरा सूरज जल उठा। दोनों आतंकवादियों की आंखें चुंधिया गई। कुछ पलों के लिए उनको दिखाई देना बंद हो गया और इन कुछ क्षणों में ही सारा खेल खत्म हो गया। कमजोर ध्रुव के घूंसे भी दोनों आतंकवादियों के लिए बहुत थे। ध्रुव एक बार फिर शहर की तरफ बढ़ चला, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ 2 सवारियां और भी थीं। लेकिन शहर में घुसते ही ध्रुव का दिमाग चकरा गया, क्योंकि इस वक्त शहर में और रेगिस्तान में जरा भी फर्क नहीं था। चारों तरफ की गई भयानक तोड़फोड़ इस बात की गवाही दे रही थी कि अभी अभी यहाँ से कोई भीषण तूफान गुजरा है। यह सब कैसे हुआ भाई? ध्रुव साहब, मैं सच बताऊं तो आप कहेंगे कि मैं ड्यूटी पर पिए हुए हूँ। ये सारी तोड़फोड़ उस बूढ़े ने की है, जो देखने में तो ऐसा लगता है कि एक झापड़ में मर जाएगा, लेकिन जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे एक थप्पड़ मारा। उसके बाद मुझे अभी अभी होश आया है। वह अपने एक झापड़ से शायद शेर को भी मार सकता है कांस्टेबल, इसलिए शर्म मत करो और मुझे यह बताओ कि वह बूढ़ा गया किधर है? वह शक्तिनगर की तरफ गया ध्रुव साहब। तो तुम उन आतंकवादियों को संभालो, मैं उसे ढूंढता हूँ। आतंकवादी और वह भी 2-2। हमारे ध्रुव साहब भी कमाल है। दूसरी तरफ बूढ़ा रूह परेशान था। इतनी तबाही देखकर तो वह लड़का ध्रुव मुझे खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेगा, लेकिन वह अब तक आया क्यों नहीं? कहीं वह मर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद उसको यहाँ तक बुलाने के लिए इतनी तबाही काफ़ी नहीं है। ओह, तो तुम आ गए। मैं आपसे यह प्रार्थना करने आया हूँ कि आप यह विनाश का विचार छोड़ दें और हमारे साथ बैठकर शांति से विचार विमर्श करें। इस तरह से आपकी समस्या का कोई ना कोई हल हम अवश्य निकाल लेंगे। तभी पूरा वातावरण टैंकों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ध्रुव, हमने इस शैतान को ख़त्म करने के लिए सेना से मदद मांगी है, तुम बीच से हट जाओ। अच्छा, तो अब तुम लोग मुझ पर तोप चलाओगे? नहीं सर, इसको ख़त्म करना इस समस्या का हल नहीं है। हट जाओ ध्रुव, वरना ये मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन तुमको ज़रूर मार डालेंगे और तुम्हारे साथ ही मेरे मरने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। तभी टैंक से फायर हुआ। टैंकों से 2 शक्तिशाली गोले बूढ़े के सीने पर आकर फटे और कुछ क्षणों के लिए ज़मीन पर आ गिरा, लेकिन फिर वह धीरे धीरे उठा। उफ, ना जाने क्यों मुझ पर फिर वैसी ही बेहोशी छा गई थी, लेकिन इस बार असर कम देर तक रहा। अब मैं ठीक हूँ, लेकिन इन सैनिकों को यह समझना ही पड़ेगा कि मुझ पर किसी भी तरह के हमले बेकार हैं। सर, हमला बेअसर रहा और वह अब बूढ़ा हमारी तरफ बढ़ रहा है। सभी बूढ़े की इस हरकत से हैरान थे। अब यह बूढ़ा रूह क्या करेगा? टैंकों को रोकना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगले ही कुछ क्षणों में ध्रुव को अपने सवाल का जवाब मिल गया। आश्चर्यजनक, लेकिन टैंकों के हमले से मुझ पर वह समाधान दे दिया है जिससे मैं रूह को शायद रोक सकूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे रूह को फैक्ट्री एरिया की तरफ ले जाना पड़ेगा। ध्रुव, रुक जाओ, अब मुझसे बचकर भागना असंभव है। बिना मुझे मारे तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। मैं तुम्हारा पीछा दुनिया के अंत तक नहीं छोड़ूंगा और इस बार तुमको ख़त्म करके ही दम लूँगा। ठीक है रूह, क्योंकि अगर तुमने मेरा पीछा छोड़ दिया तो मेरी योजना चौपट हो जाएगी। दूसरी तरफ आतंकवादी अपने ट्रांसमीटर पर पूरा घटनाक्रम सुन रहे थे। ये ध्रुव यहाँ कैसे पहुँच गया? इसका मतलब है कि जग्गा और हीरा अपने काम में असफल रहे। अब तो इस काम के लिए मुझे खुद ही जाना होगा। तुम सब लोग अपने अपने हथियार लेकर तैयार हो जाओ। इस बार ये मौका हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। उधर ध्रुव बूढ़े को खींचता हुआ शहर के बाहर ले आया। अपने प्लान के मुताबिक मैं इसको फैक्ट्री एरिया तक तो खींच लाया। अब देखना यह है कि मेरा प्लान काम करता है या नहीं। और ध्रुव खांसने लगता। उफ, यहाँ पर कैसी अजीब सी गंध आ रही है। इधर ध्रुव के पीछे दौड़ता हुआ बूढ़ा अचानक रुक गया। ओह, मुझ पर फिर से बेहोशी छा रही है। ये महक कैसी? लगता है मुझे इसी महक के कारण बेहोशी आ रही है। मैं इस गंदगी को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। और वह जड़ ये इमारत है जहाँ से ये बदबू आ रही है। भागो, यह तो वही बूढ़ा है जिसके बारे में रेडियो से विशेष सूचना आ रही है। घबरा मत, न्यूज़ में साफ कहा गया है कि इसने अब तक किसी की भी जान नहीं ली है। बूढ़े को किसी की जान लेने से में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो उस दम घुटने वाली महक के स्रोत को नष्ट करना चाहता था। रूह तो उस फैक्ट्री में घुस गया, यानी अब मेरा काम और आसान हो गया है। टैंकों के हमले से यह साफ हो गया है कि रूह वायु प्रदूषण सह नहीं पाता है, क्योंकि
यह आज से 300 साल पहले का मनुष्य है, जब वायु प्रदूषण ना के बराबर था। इसलिए यह सबसे पहले बम के धुएं से रात भर बेहोश रहा, लेकिन धीरे धीरे यह वायु प्रदूषण का थोड़ा आदी हो गया, क्योंकि टैंकों के हमले के कारण हुए धुएं ने इस पर ज़्यादा असर नहीं किया। यही कारण है जिससे मैं रूह को फैक्ट्री एरिया में खींच लाया हूँ, जहाँ पर तो वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि उसको हम लोगों तक सह नहीं पाते हैं। इधर ध्रुव अपने विचारों में खोया हुआ था और उधर रूह लगातार पूरी फैक्ट्री तबाह कर चुका था। लेकिन बूढ़ा रूह यहीं पर गलती कर गया, क्योंकि वह गंध के स्रोत को खत्म करने के चक्कर में उस स्रोत के और पास आ गया था। उसका दम और तेजी से घुटने लगा। वह अपने होश खोकर एक बार फिर नीचे आ गिरा। ओह, बेहोश होते हुए इसने पूरी फैक्ट्री तबाह कर दी है, लेकिन इस कीमत पर भी इसको पकड़ पाना एक सस्ता सौदा है। तभी जलती हुई फैक्ट्री के टूटे गेट के पास एक गाड़ी अंदर आकर दाखिल हुई। वह रहा, ट्रांसमीटर के सिग्नल ने हमको बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा दिया है। अब हम इसे जग्गा और हीरा की गिरफ्तारी का बदला लेंगे। जग्गा और हीरा, ये तो शायद उन आतंकवादियों के नाम हैं, यानी ये सब उसके ही साथी हैं। गोली मार दो सुप्रीमो। नहीं, यह छोकरा इतनी आसान मौत के काबिल नहीं है। सबसे पहले इसको जग्गा और हीरा की कीमत चुकानी है, और वह कीमत इसे मेरे घूसे वसूल करेंगे। लेकिन इस बीच अगर यह मुझ पर पलट कर वार करे तो इस पर बेहिचक गोली चला देना, और जब तक यह मेरे हाथों से अपनी हड्डियां तोड़वाता रहे तब तक खामोशी से तमाशा देखते रहना। ओह, यह तो पक्का है कि मेरे पलट कर वार करते ही मुझ पर तनी बंदूकें मेरे शरीर को छलनी कर देंगी। इसलिए मौका मिलने तक मार खाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ध्रुव जमीन पर आ गिरा, उसका बदन कांच के टुकड़ों पर आ गिरा, और ध्रुव ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। उसने देखते ही देखते पैतरा बदला और सुप्रीमो का शरीर एक मजबूत शिकंजे में कस गया। उसकी गर्दन पर एक टूटे कांच का धारदार टुकड़ा आ लगा। अपने आदमियों से कहो कि वे 5 सेकंड के अंदर अपने हथियार यानी कि पानी की टंकी में फेंक दे, वरना फेंक दो। एक के बाद एक कई छपाके हुए और भारी भारी हथियार पानी के तल में बैठने लगे। शाबाश, अब तुम सब अपनी जीप में चलकर बैठो और पुलिस के आने तक अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप इंतजार करना। लेकिन फैक्ट्री की ध्वस्त हो चुकी इमारत में मलबा अब भी गिर रहा था, और उसका एक टुकड़ा ध्रुव के सिर पर आकर लगता है। अब तक कमजोरी लगने के बावजूद ध्रुव जोश में काम कर रहा था, लेकिन इस भयंकर चोट को वह सह नहीं पाया। हाँ, किस्मत हमारे साथ थी डिप्टी, अब इसको भून डालो। लेकिन सुप्रीमो, सारी बंदूकें तो हमने पानी की टंकी में फेंक दी। कोई बात नहीं, आदमी को मारने के 50 तरीके होते हैं। इस लोंडे को खंबे से बांध दो, और ना तू जाकर गाड़ी से पेट्रोल का कनस्तर निकाल ला। देखते ही देखते सारा इंतजाम हो गया। अब सिर्फ एक चिंगारी की देर थी, और ध्रुव के चारों तरफ से भयंकर लिपटें भड़क उठी थी। लेकिन अब तक फैक्ट्री का प्लांट जल चुका था, और रसायनों की वह महक जिसने बूढ़े रूह को बेहोशी की कैद में जकड़ रखा था, खत्म हो गई थी। अब रूह को होश आ रहा था। आंखें खुलते ही उसकी नजर जिस दृश्य पर पड़ी, उसने रूह को क्रोधित कर दिया। ये डाकू ध्रुव को जला देना चाहते हैं, उस लड़के को जिसको मैंने हर संभव तरीके से परेशान किया, लेकिन फिर भी इसने मेरी जान बचानी चाहिए। इस बुरे काम के लिए इन डाकुओं को दोजख की आग में जलना पड़ेगा। सुप्रीमो, वो देखो। लेकिन इससे पहले कि खुशी में डूबे आतंकवादी कुछ समझ पाते, रूह का प्रचंड गुस्सा उन पर कहर बनकर टूट पड़ा। लेकिन आखिरी आतंकवादी की किस्मत तेज थी, क्योंकि तभी ध्रुव की एक तेज करहा ने रूह का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वह तेजी से ध्रुव की तरफ लपका। मुझे इस लड़के की जान बचाकर इसके एहसानों का बोझ उतारना ही पड़ेगा। अब तक ध्रुव के बूट सुलगने की गंध वातावरण में फैलने लगी थी, लेकिन रूह के एक शक्तिशाली झटके से ही रस्सी के टुकड़े टुकड़े हो गए। पलक झपकते ही ध्रुव को आग से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले आया। ध्रुव, होश में आओ। ध्रुव ने धीरे धीरे आंख खोली। और रूह, यह मुझको क्या हो रहा है? तुम्हारे चेहरे पर ये खाल गायब हो रही है। हाँ ध्रुव, आज मैंने 300 सालों में पहली बार अपना स्वार्थ भूलकर किसी की जान बचाकर सच्ची इंसानियत का काम किया है। फकीर के श्राप के मुताबिक अब मुझे जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। ध्रुव की विस्मित आंखों के सामने ही रूह का शरीर धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया। जीप रोको राम सिंह, वह रहा ध्रुव, लेकिन वह बूढ़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वह बूढ़ा कहाँ गया ध्रुव? हमको उसे हर कीमत पर पकड़कर कानून के हवाले करना है। अब उसको कोई नहीं पकड़ सकता है सर। वह जहाँ से आया था वहीं पर वापस चला गया है। अब हमारा शहर सुरक्षित है, और ना जाने क्यों ध्रुव की आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। और यह यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।